हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और हम यहाँ सीटेट 2026 का जो एग्जाम है फेब में होने वाला उसको टारगेट करते हुए सीडीपी यानी बाल विकास का टॉपिक कर रहे हैं। आज हमारा 10 क्वेश्चन का पीवाई की सीरीज है जिसमें हम 10 क्वेश्चंस के ईच टॉपिक्स के पीवाई क्यूज करते हैं यहाँ पे, सो दैट कि हमारे जो डाउट्स हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास। देखिए, ये जो टॉपिक है ये हमने ऑलरेडी आपसे कंटेंट पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो वीडियो डाल दूंगी। आज हम पीवाईक्यू सीरीज करेंगे। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। सो दोनों पेपर वाले इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि सिलेबस हमारा बिल्कुल सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है, इन कोहलबर्ग्स थियोरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट the stage of social order is maintaining is characterized by। कह रहा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना किस चरण की विशेषता है। देखिए, कोहलबर्ग का हमने मोरल डेवलपमेंट थियोरी पढ़ा था, ठीक है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे कोहलबर्ग के 3 लेवल पढ़े थे। सबसे पहला हमारा देखा था हमने यहाँ पे सबसे पहले हमारा था लेवल 1, जिसमें प्री कन्वेंशनल लेवल जिसको हम कहते हैं 4 to 10 ईयर्स के बच्चों में ये आपने महसूस किया। और आपने यहाँ पे क्या देखा था कि इनकी जो नैतिकता होती है बिल्कुल 0 होती है, शून्य होती है। ठीक है, तो देखिए कोहलबर्ग का मानना है कि बच्चे जो है जिस तरह कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जीन पियाजे की थ्योरी से बहुत ज्यादा ये जो है इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे, तो इनका भी यही मानना है कि बच्चे जो है शुरू में उनके पास में उनका जो विकास होता है वो चरण में होता है, स्टेजेस में होता है। जैसे जीन पियाजे ने बोला कि कॉग्निटिव, वैसे इनका है कि नैतिक विकास भी उसी तरह सेम चरण में होता है। शुरुआत में उनके अंदर जो है 0 लेवल का होता है नैतिक, इसलिए हम उनके अंदर जो है नैतिकता भरते हैं। ठीक है, धीरे धीरे उनका जो है नैतिक विकास जो है कि डेवलपमेंट विकास होने लगता है। ठीक है, अब देखिए पहले में आपने देखा था कि ओबीडियंस, ये देखिए ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है कंटेंट में, अभी इन शॉर्ट पे बता रही हूँ। पहला आपने देखा था ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, आज्ञाकारिता और सजा। इसमें क्या था कि इसमें आपने देखा कि बच्चा जो है काम इसलिए सही कर रहा है क्योंकि उसको सजा नहीं पानी है, यानी यहाँ पे वो अवॉइड करना चाह रहा है पनिशमेंट को, और पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए वो जो है अच्छे काम कर रहा है। यानी खुद से दिमाग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको बाहरी जो चीजें हमने भर रखी है कि उसके हिसाब से ही कर रहा है कि यहाँ पे उनको चोरी नहीं करनी है, चोरी इसलिए नहीं करनी है क्योंकि अगर वो चोरी करते हुए पकड़े गए तो वहां उनको सजा मिल सकती है, या उनको गलत काम नहीं करना है, गलत काम अगर करेंगे तो हो सकता है उनके मम्मी पापा उनको डांट दे। तो ये चीजें यहाँ पे है। दूसरा आपका है विजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, व्यक्तिवाद और विनिमय, जिसको हम टिट फॉर टैट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका व्यवहार जो ईगो सेंटरिज्म, कुछ इस तरह से कह सकते हैं इसको, कि इसमें बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं कि जैसा तुम मेरे साथ करोगे बिल्कुल तुम्हारे साथ मैं भी वैसा करूंगा, एक जैसा व्यवहार करते हैं। लेवल 2 परंपरागत लेवल 10 to 16 ईयर्स के बच्चों में होता है। यहाँ पे नैतिक विकास बच्चों में खुद से होने लगता है। अब यहाँ पे वो समाज में रहने के लिए, जिस जगह पे जिस माहौल में रह रहे हैं वहां पे एडजस्ट करने के लिए, वहां पे खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। और आता है स्टेज 3 हमारा, जिसमें गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है, कि वो सही काम इसलिए करेंगे कि समाज में या जिस परिवेश में वो रह रहे हैं वहां पे लोग उसको अच्छे व्यक्ति के तौर पे, अच्छे बच्चे के तौर पे जाने। स्टेज 4 होता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, जिसमें वो समाज के जो रूल्स होते हैं, यहाँ पे रूल्स यानी रूल्स जो है सर्वोपरि है, सुप्रीम है, और ये करके यहाँ पे ये क्या करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं। ठीक है, ये अगर कोई रूल इस समाज में रहने के लिए बना हुआ है तो वो हर हाल में उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, लेवल 3 हमारा होता है पोस्ट कन्वेंशनल। अब इसके अंदर 2 स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्शन, सामाजिक संकुचन, जिसके अंदर यहाँ पे कहा जाता है कि रूल्स तो बने हुए हैं बट ये जो रूल्स है वो लोगों से ऊपर नहीं है। ठीक है, अब इसलिए ये क्या करते हैं, जरूरत पड़ने पे रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं, या फिर कोई रूल अगर ऐसा बना हुआ है जो उनके हित में नहीं है तो वहां पे वो उसके लिए जो है अपनी बात रख सकते हैं, उस रूल को ब्रेक करने के लिए या खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिसमें प्रोटेस्ट वगैरह हम देखते हैं होता है। ठीक है, सिक्स्थ स्टेज जो हमारा होता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत होता है, जिसमें ये बहुत कम लोगों के अंदर ये वाला चीज
पाया जाता है। इसमें लोग जो है अपने आप को मतलब देश को अपने ऊपर रख करके अपने जान की बाजी लगा सकते हैं, या फिर आप देखते हैं जैसे आर्मी वगैरह हो गए, या फिर आप महात्मा गांधी को देख लीजिए, भगत सिंह को देख लीजिए, इन्होंने अपने स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए अपने आप को नीचे रखा, पीछे रखा और देश को ऊपर रखा। तो इसमें क्या है कि लोग अपने आप को पीछे रखते हैं और चीजों को आगे रखते हैं। तो ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है। डू एंड डाई वाली सिचुएशन इसमें होती है, या तो बदल दो चीजों को या तो खुद मिट जाओ, इस तरह से है। ठीक है, चलो इस हिसाब से अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फिर इसका आंसर देखते हैं। तो इन कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट द स्टेज ऑफ सोशल ऑर्डर इज मेंटेनिंग। कह रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना किस चरण की विशेषता है। तो ये जो चरण है, ये विशेषता क्या है? क्या ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेसिप्रोसिटी है, यानी पारस्परिकता की समझ है? तो देखिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पारस्परिकता की समझ तो नहीं, यहाँ पे सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, यानी सोशल ऑर्डर को, समाज में रहना है अगर, तो हमने देखा था कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना प्रत्येक सदस्य का नियम होना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पे ये कर्तव्य होना चाहिए। ये हमने देखा था वहां पे कि अगर आपने इसको देखा था लेवल 2 में जाकर के देखा था, ठीक है ना, लेवल 2 में आपने देखा था, स्टेज 4 में ये चीजें कि अगर आप समाज में हैं तो आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा है कि अवॉइडेंस एंड पनिशमेंट। देखिए, अवॉइडेंस एंड पनिशमेंट की बात तो लेवल 1 करता है, जिसमें समाज के नियम बनाने के लिए का तो उसके अंदर नैतिकता ही नहीं रहता है। यहाँ पे उनको तो बस इतना पता है कि मैं ये काम नहीं करना है, मुझे ये काम अगर मैं करता हूँ या करती हूँ तो मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी, ये गलत है, बस इतना ही पता है। क्या गलत है क्या सही ये नहीं पता है। सीकिंग अफेक्शन एंड अप्रूवल ऑफ अदर्स, यहाँ पे दूसरों के स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वो ऐसा करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैविंग अ पर्सनल ड्यूटी टू अपहोल्ड लॉ, समाज के प्रत्येक सदस्य का कानून को बनाए रखना व्यक्तिगत कर्तव्य है, जो कि हमने डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एट विच स्टेज चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओन बेनिफिट्स इन डूइंग समथिंग। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किन चरणों में आत्म केंद्रित होते हैं और कुछ करने में अपने स्वयं के लाभ देखते हैं। देखिए, बच्चे जो है ईगो सेंट्रिज्म, आत्म केंद्रित जो है, वो आपने देखा था किस स्टेज में? पहला स्टेज आपका लेवल 1 में आपने देखा था, प्री कन्वेंशनल में। और यहाँ पे स्टेज क्या था? स्टेज 2 में आपने यहाँ पे देखा था, जहां पे बच्चे जो है अपने फायदे के लिए काम करते हैं। ठीक है, अपने फायदे के लिए करना, अपनी बेनिफिट्स, जिसको हम आत्म केंद्रित भी कह सकते हैं, और हम इसको क्या कह सकते हैं? आत्म केंद्रित होने के अलावा इंग्लिश में ईगो सेंट्रिज्म कह सकते हैं। ओन बेनिफिट्स के लिए यहाँ काम करता है। यहाँ बच्चा चॉकलेट दूसरों से इसलिए शेयर कर रहा है क्योंकि उसको भी चॉकलेट चाहिए। अगर कोई बच्चा उसको मना कर देगा, मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगा, वो भी कहेगा मैं भी तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि तुम मुझे नहीं दे रहे हो। मैं तुमसे लंच बॉक्स शेयर नहीं करूंगा, तो वो कहे कल से मैं भी नहीं करूंगा तुमसे। सिंपल सी बात है। यहाँ पे सिर्फ उसको अपना फायदा है कि उसको दूसरा चीज उसको बदले में कुछ मिल रहा है, तब वो फायदा अपना देख रहा है और तभी वो कुछ चीजें जो है कर रहा है। तो ये आपने किस स्टेज में देखा? आपने देखा लेवल 1 के सेकंड स्टेज में। ठीक है, देखते हैं लेवल 1। ठीक है, लेवल 1 सॉरी और यहाँ पे है ये फर्स्ट स्टेज में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अवॉइडेंस एंड पनिशमेंट की बात हो जाती है। सेकंड स्टेज, डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ भी डी आया है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एट विच लेवल ऑफ कोहलबर्ग्स मोरल रीजनिंग टू चिल्ड्रन टिपिकली बिलीव दैट पीपल शुड लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी एंड बिहेव इन अ गुड वेज। कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके का व्यवहार करना चाहिए। देखिए, जहां पे बात अच्छे तरीके से व्यवहार करने की आ रही है, अच्छा व्यवहार, अच्छी बातें, अच्छी चीजें जब आ जाती है, तो यहाँ पे गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन की बात होती है। और मेरा पेन चल रहा है, कम काम कर रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो अच्छा काम करना, अच्छी चीजें जहां आ गई, गुड आ गया, चाहे आप गुड बॉय बोल लीजिए, चाहे आप उसको गुड गर्ल बोल लीजिए, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। और ये आपने कौन से स्टेज में पढ़ा था? आपने इसको क्या प्री कन्वेंशनल स्टेज में पढ़ा था? तो आप देखिए, प्री कन्वेंशनल स्टेज में आपने क्या पढ़ा था? प्री कन्वेंशनल स्टेज में आपने अवॉइडेंस एंड पनिशमेंट पढ़ा था, और प्री कन्वेंशनल स्टेज में आपने पढ़ा था इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज का ऑप्शन हो गया कट। ठीक है,
पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज, कोई और स्टेज हमने पढ़ा है पोस्ट ऑपरेशनल, मुझे लगा कन्वेंशनल है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज हमने, ऑपरेशनल स्टेज हमने पढ़ा ही नहीं है। अब है प्री कन्वेंशनल। अच्छा, यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज था तो वो ऑप्शन हमारा वहीं पे एलिमिनेट हो गया क्योंकि वो हमने पढ़ा नहीं था। प्री कन्वेंशनल स्टेज में अभी हमने देखा, पूर्व पारंपरिक स्तर पे हमने वो दो चीजें नहीं पढ़ी है। कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज के स्टेज 3 में, सॉरी कन्वेंशनल लेवल के स्टेज 3 में हमने पढ़ा था गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। और स्टेज 4 में हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिमाइंड करिएगा, मैं बाद में बताऊंगी, आप कमेंट करिएगा। चलिए, तो यानी कि उस क्वेश्चन का आंसर, सॉरी उस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बताया नहीं, आंसर हो गया फिर से हमारा रिपीटेड मोड में आ गया डी। डी इज द राइट आंसर। ठंड लग गई मेरे पेन को। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। लगता है ठंड ज्यादा है, मेरे पेन को भी ठंड लग रही है। सो नेक्स्ट इज 4th नंबर क्वेश्चन। और 4th नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 4th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कैरोल गिलिगन जो है कोहलबर्ग के मॉडल डेवलपमेंट की थ्योरी जो है उनको उन्होंने क्रिटिसाइज करा था, कैरोल गेगिलन ने। तो ये जो है ये किस पर्पस से उन्होंने, कैरोल गेगिलन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना क्यों करी थी? देखिए, कैरोल गेगिलन ने सिंपल सी बात कही थी कि उनके शिष्य थी वो, ठीक है, और शिष्य होने के नाते उन्होंने एक बात कही कि आपने फीमेल को इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं। आपने जो सैंपल लिया हाइंज डायलेमा पे, वो सिर्फ और सिर्फ मेल का लिया, और मेल के सोचने का तरीका और फीमेल के सोचने के तरीके में फर्क हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने कहा था। फिर उन्होंने एक और चीज कही थी कि आपने सैंपल सेम कल्चर से लिया गया है। खैर, मेन तो इन्होंने फोकस ये किया था। तो अब कह रहा है कि कैरोल गिलिगन का जो है क्रिटिसाइज जो किया था, आलोचना किया था, वो क्या था रीजन फॉर यूजिंग केस स्टडी अनुसंधान पद्धति के रूप में जो है उन्होंने आलोचना करा था? बिल्कुल भी नहीं। सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, संज्ञानात्मक सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से करा था? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा था कि फीमेल को आपने इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, नारीवादी दृष्टिकोण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉट गिविंग एडिक्वेट इंपॉर्टेंस टू जेनेटिक फैक्टर को लेकर उन्होंने बस यही कहा था कि आप फीमेल को भी सैंपल के तौर पे आपको रखना था, क्योंकि तब आपको एक जो है फेयर वे में आपको आंसर मिलता। बायस्ड थोड़ा सा इन्होंने कहा था कि आपने सिर्फ मेल को लिया था। सो सी नंबर आंसर इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन रमन हैज प्रेजेंटेड विद द हाइंज डायलेमा ही रिस्पॉन्डेड that Heinz should not steal the money because stealing is a crime and doing so will cause disturbance in the society। कह रहा है कि जब रमन को हाइंज डायलेमा जो है वो रिप्रेजेंट किया गया, हाइंज डायलेमा, तो उन्होंने कहा कि हाइंज को मनी नहीं चुराना चाहिए था बिकॉज स्टीलिंग इज अ क्राइम। स्टीलिंग जो है, चोरी करना एक पाप है, अपराध है, और इट विल कॉज डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी, और इसकी वजह से सोसाइटी में जो है क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। तो which stage of moral reasoning in Raman at present? ओबिडियंस एंड पनिशमेंट, क्या ये कह रहा है कि हाइंज को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे अगर वो चोरी करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। वो यहाँ पे सोसाइटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो यानी ये ऑप्शन एलिमिनेटेड है। इंस्ट्रूमेंटल एंड पर्पस ओरिएंटेशन, क्या वो कह रहा है कि हाइंज जो है सो हाइंज को बदले में चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसको कोई किसी और से फायदा नहीं मिला? इस तरह की बातें, अपने फायदे की बातें कर रहा है वो कि उसको जो है सो उसने फायदा दूसरों को नहीं दिया इसलिए उसको जो है सो उसको फायदा नहीं मिला, इस तरह की बातें कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, क्या वो कह रहा है कि अगर हाइंज ऐसा करता तो उसको सोसाइटी गुड बॉय नहीं मानेंगे इसलिए वो उसको चोरी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे वो सोसाइटी को फोकस कर रहा है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, जहां पे कानून है और कानून को तोड़ना सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। सो डी नंबर आंसर परफेक्ट आंसर है कि कानून और व्यवस्था जो है वो बनाए रखना चाहिए। अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो आप सोसाइटी को डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, अशांति समाज में पैदा कर रहे हो, ठीक है। डी नंबर आंसर इज द राइट आंसर। ज्यादा क्वेश्चन के आंसर डी नंबर आंसर हो रहा है, मैं अभी नोटिस कर रही हूँ। 6th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है द कोहलबर्ग्स मॉडल ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के मॉडल में कौन सी विशेषताएं हैं? तो देखिए, कोहलबर्ग के विकास मॉडल जो है, नैतिक मॉडल डेवलपमेंट जो है, उसमें विशेषता है कि ये यूनिवर्सल नेचर का है, पहली बात।
दूसरी चीज क्या है कि इनका जो मॉडल है ना वो जीन पियाजे की थ्योरी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। जीन पियाजे ने चूंकि उसको डेवलपमेंट को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्टेजेस में बांटा है, आपने देखा है SPCF। सिमिलरली इन्होंने मॉडल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसको भी कुल मिलाकर के 3 स्टेजेस में बांटा है, 3 लेवल में बांटा है, ठीक है, लेवल 2 और लेवल 3। ओके, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। सबसे लोएस्ट लेवल आपका लेवल 1 है और सबसे हाईएस्ट लेवल आपका लेवल 3 है। हर एक लेवल में आप दो स्टेजेस पाते हैं। ये चीजें आपने देख रखा है, थ्योरी में भी हमने डिस्कस किया और अभी भी हमने डिस्कस किया था। चलिए, कह रहा है कि स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। बिल्कुल सार्वभौमिक, ये कहते हैं कि मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास जो है सार्वभौमिक है, हर जगह एक जैसा ही होता है। ये बात सही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देयर इज अ कॉन्टिन्यूटी इन डेवलपमेंट ऑफ मोरल थिंकिंग। अब जब भी आपको ये पता चल रहा है कि इन्होंने चरण में बांट लिया, स्टेजेस में बांट दिया, तो वो तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, कॉन्टिन्यूटी तो वहां पे हो ही नहीं रही है ना, यानी ये आंसर हमारा गलत हो गया यहाँ पे। मोरल डेवलपमेंट इज नॉट एन ऑर्डरली प्रोसेस। ऑर्डर प्रोसेस में तो है ही, पहले थोड़ा सा विकास शून्य था, शून्य से लेकर के उसका नैतिक विकास जो है बढ़ता गया है, तो ऑर्डरली प्रोसेस में तो चल ही रहा है, ये चीज तो गलत हो गई फिर। मोरल डेवलपमेंट डिपेंड ऑन कल्चरल वैल्यूज। सिर्फ कल्चरल वैल्यूज पे जो है, सांस्कृतिक मूल्यों पर यह निर्भर करता है मुख्य रूप से, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कई फैक्टर्स होते हैं तब जाके हमारा नैतिक विकास होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, 6th का आंसर। 7th number question. According to Lawrence Kohlberg's theory, performing an act and doing something because others approves it represent dash stage of morality. अब कह रहा है कि काम जो है इनके लॉरेंस थ्योरी, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार यह कार्य करना और कुछ करना क्योंकि दूसरे इसको स्वीकार करते हैं, ये जो है किस चरण की प्राथमिकता है। तो देखिए, काम, किसी काम को करना और उसको जो है आपका, मेरा पेन ही नहीं चल रहा, चला, थोड़ी सी पता नहीं क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो कह रहा है कि आपका जो है कोई काम को करना क्योंकि दूसरे जो है इसको अप्रूव करेंगे, दूसरे इसको स्वीकार करेंगे। ये कौन से स्टेज में? आप जब कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल स्टेज में, तो यहाँ पे तो आप काम ही कर रहे हो अवॉइडेंस एंड पनिशमेंट से बचने के लिए। दूसरा आपने देखा था दूसरे स्टेज में कि आप यहाँ पे काम किस लिए कर रहे हो, क्योंकि आपको अपना फायदा दिख रहा है। तो ये दोनों स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज की तो बात, प्री कन्वेंशनल स्टेज की तो बात ही यहाँ पे पूर्व पारंपरिक की खत्म हो गई। पारंपरिक स्टेज में आपने देखा था कि आप काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको गुड बॉय, समाज उसको जो है एक्सेप्ट करता है, अच्छी तरीके से देख रहा है। दूसरा, आप नियम को, कानून को का पालन करते हो। यहाँ पे यही तो कह रहा है कि आप कोई काम कर रहे हो ताकि दूसरे इसको अप्रूव करते हैं। दूसरे जब अप्रूव करेंगे, दूसरों की नजर में आप अच्छे बनने के लिए यानी काम कर रहे हो। तो ये किस स्टेज की बात हो गई? कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक स्टेज की बात हो गई है, ठीक है। यानी डी नंबर आंसर यहाँ पे होता है। फॉर्मल कन्वेंशनल स्टेज कोई स्टेज नहीं है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में अगर हम बात करें तो 2 तरह का आपने देखा था कि कानून बने हुए हैं, लेकिन वो मानवता से ज्यादा नहीं है, समाज से ज्यादा बढ़ के नहीं है, तो इसलिए जरूरत पड़े तो कानून को हम ब्रेक कर सकते हैं। इसके लिए हम कई बार प्रोटेस्ट भी करते हैं। दूसरा स्टेज हमने यूनिवर्सल प्रिंसिपल देखा था, जिसमें कि आपने देखा था कि समाज कुछ बदलाव के लिए जो है कुछ ही लोग होते हैं जो बदलाव के लिए खुद को मिट जाने की बात करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेज भी इस तरह की बातें नहीं कर रहा है। बचा आंसर डी इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, 8 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय कोहलबर्ग। कोहलबर्ग के हिसाब से जो है कौन सा जो है नैतिक विकास का चरण है? लेटेंसी एंड स्टेज। लेटेंसी एंड स्टेज की बात करें तो वो उन्होंने हमको फ्रूड नहीं दिया है, विलंबता चरण, तो ये आंसर हमारा गलत है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध और अभिविन्यास हमने पढ़ा है इनके लेवल में। कंक्रीट ऑपरेशनल, जीन पियाजे का इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी की बात करें तो ये हमको दिया है एरिक्सन ने, ठीक है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की बात हमने अभी भी करी थी कि इसमें क्या होता है कि समाज के हित में कानून बनाया गया और जरूरत पड़े तो हम कानून को बदल सकते हैं, और ये हमने पढ़ा था लेवल 3 के, और कहा जाए अगर स्टेज तो स्टेज 5 में हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। ये हमारा यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा बी। 9th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हाइंस शुड नॉट स्टील द ड्रग बिकॉज इफ ही विल डू दिस, if he will caught and sent to jail if he does so according to Kohlberg, which stage of moral understanding does the child fall under? कह रहे एक बच्चे का तर्क है कि हाइंस को दवा नहीं चुरानी चाहिए, अगर वो ऐसा करता है और पकड़ लिया गया तो जेल भेज दिया जाएगा।
यानी सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है ना, कि वो इसलिए कह रहा है नहीं चुराने, उसके अंदर नैतिकता बस इतना आया है, नैतिक विकास कि चुराना गलत है, और अगर वो गलत करेगा तो उसको सजा मिलेगी। बस इतनी सी बात वो कह रहा है यहाँ पे, इससे ज्यादा वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यहाँ तो बदलाव की बात हो रही है, वो तो सिर्फ इतनी सी बातें कह रहा है कि भाई चुरानी नहीं चाहिए, चुराएगा तो उसको सजा मिलेगी, तो यानी ए नंबर आंसर तो गलत हो गया। इंस्ट्रूमेंट अपने फायदे के लिए वो नहीं बात कर रहा है। सोशल ऑर्डर, रूल बना ब्रेक करने की बात कर रहा है, समाज में रूल ब्रेक करने से सोसाइटी को डिस्टर्बेंस हो रही है, ऐसी कोई बात तो कर नहीं रहा है। बात क्या कर रहा है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की, सजा और आज्ञाकारिता, कि उसको अगर आज्ञा का पालन नहीं करेगा, वो अगर दवा चुराएगा तो उसको जेल जानी पड़ेगी, जो कि एक पनिशमेंट है। तो यानी कि वो यहाँ पे कौन से स्टेज में है, लेवल 1 के फर्स्ट स्टेज में, जहां पे वो कोई काम इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको पनिशमेंट मिल रही है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी, निम्नलिखित में से किसे कोहलबर्ग के सिद्धांत का योगदान माना जा सकता है। तो आंसर हमसे कह रहा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत जो है वो ये कह रहा है हमसे, 1 सेकेंड, तो कह रहा है कि ये जो है कोहलबर्ग, द थ्योरी हैज इलैबोरेटेड टेस्टिंग, क्या इसने किसी सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण किया है इन्होंने, बिल्कुल भी नहीं। इसमें हम जो है थ्योरी हैज इलैबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर, सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण की प्रक्रिया है, बिल्कुल भी नहीं बात है, कोई परीक्षण प्रक्रिया नहीं है कोहलबर्ग के सिद्धांत में। इट एस्टैब्लिश अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड एक्शन, अ काइंड ऑफ हम कह सकते हैं मोरल रीजनिंग, मोरल तर्क और एक्शन के बीच में उन्होंने एक रिलेशन बनाया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इससे भी बेटर ऑप्शन जो होगा हम उस पर बात करेंगे। चिल्ड्रन, ही बिलीव्स दैट चिल्ड्रन आर मोरल फिलोसफी की तो बात ही नहीं करी है। हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड द एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी, उनके सिद्धांत से संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में संबंध को समर्थन दिया। बिल्कुल ही सही बात है ये, क्योंकि उन्होंने ये तो कहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिस तरह से हमारा होगा, सिमिलर वे में हमारा नैतिक मोरल डेवलपमेंट भी होगा। मतलब आपका संज्ञान जितना ज्यादा है, आप उतने ज्यादा नैतिक विकास के तरफ बढ़ते हो। एक बच्चे को, एक 2 साल के बच्चे में कितना नैतिक विकास होगा, उसका दिमाग उसको कितना अलाउ करता है, उस हिसाब से उसके अंदर नैतिक विकास आप देखने को शून्य होगा, क्योंकि उसका संज्ञान ही उतना ज्यादा डेवलप नहीं है। बट एक 15 साल के बच्चे को आप ले लीजिए, उसका संज्ञानात्मक डेवलपमेंट हो चुका है, संज्ञानात्मक विकास हो चुके, तो वहां उसके नैतिक विकास भी आपको देखने को मिलेगा। तो नैतिक विकास और संज्ञानात्मक विकास जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, और इसीलिए उन्होंने जीन पियाजे की थ्योरी से भी प्रभावित थे। ये चीज मैंने आपसे डिस्कस करी हुई है। तो जीन पियाजे की थ्योरी के बिहाफ पे संज्ञानात्मक विकास की बात करते हुए उन्होंने इसको रिलेट किया हुआ है। सो बेस्ट आंसर इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी है हमारा। और 10 क्वेश्चन की सीरीज हो गई है डन। सो प्लीज वीडियोज अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।